हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संसाधन भूगोल में विश्व के संसाधन प्रदेश। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व के संसाधन प्रदेश। संसाधन प्रदेश, ये संसाधन में हमने ध्रुवीय प्रदेश की बात की, हमने उपध्रुवीय क्षेत्र की बात की जो कि टुंड्रा और टेंगा के रूप में है क्रमशः, और उसके बाद में हमने शीतोष्ण यूरोपीय जो प्रदेश है उसके बारे में चर्चा की। उसके अंदर हमने मध्य यूरोप को देखा, यूरोपीय रूस को देखा और भूमध्य सागरीय जो यूरोपीय प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं उनकी चर्चाएं की। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रदेश होगा वो होगा उष्ण अफ्रीकी। कौन सा होगा? उष्ण अफ्रीकी एवं शुष्क एशियाई प्रदेश। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, उष्ण अफ्रीकी एवं शुष्क एशियाई प्रदेश, यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा की कमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? वर्षा की कमी पाई जाती है। इसको उष्ण और शुष्क प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको उष्ण और शुष्क? क्योंकि यहाँ पर वर्षा की कमी है। किसकी कमी है? वर्षा की कमी। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आने वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये पवनें क्या हैं कि पूर्वी तटों पर तो वर्षा कर देती हैं, जबकि पश्चिमी भाग में पहुँचते पहुँचते इनकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। और कमी आएगी तो उन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा है, तो उसमें आर्द्रता सामर्थ्य भी इसको ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर वो पवनें वर्षा नहीं कर पाती। इसलिए इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो कम वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ पर वर्षा का औसत कितना होता है? वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर साफ आकाश रहता है और ऊंचा तापमान रहता है, जिसके कारण वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम ये ग्लोब की बात करें, इस ग्लोब पर ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री वाली रेखा है। इस रेखा के उत्तर में यहाँ पे 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में उच्च वायुदाब का केंद्र है, हाई प्रेशर का केंद्र है। और जहाँ पर हाई प्रेशर का केंद्र होता है वहाँ पर हमेशा आकाश साफ रहता है। कारण क्या है इसका? ऊपर से आने वाली जो वायु के कण हैं वो अवतलित होकर के नीचे उतरते हैं, तो ऊपरी वायुमंडल के अंदर वहाँ पर साफ आकाश देखने को मिलता है। समझ गए बात? यहाँ पर साफ आकाश का कारण क्या है? यहाँ पर उच्च वायुदाब का होना, यानी इस क्षेत्र में पवनें ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। इस जगह पे 0 डिग्री के पास तो पवनें चलती हैं और यहाँ से ऊपर उठती हैं। ये डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम अभी शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने वायुमंडल की जो पवनें पढ़ी थी उस टाइम में वायुदाब पेटियों को पढ़ा था लास्ट ईयर में, तो वहाँ पर हमें देखने को मिला था इस क्षेत्र में कि यहाँ पर ऊपर उठने वाली पवनें इस जगह पे 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा पे प्रतिदिन वर्षा करती है, जबकि इस क्षेत्र में ऊपर से उतरने वाली जो हवाएं हैं, ये हवाएं इधर आएगी, इधर वाली हवाएं इधर आएगी और यहाँ नीचे उतरेगी। तो इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र निर्मित करती है, और उच्च वायुदाब जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा प्रति चक्रवातीय दशा बनती है। कैसी दशा बनती है? प्रति चक्रवातीय, जिसके केंद्र में, जैसे यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र,
हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर। ध्यान देना, इस जगह पे लो प्रेशर है और यहाँ पे उच्च वायुदाब है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा हवा जाएगी और हवा जाएगी तो इस क्षेत्र में जगह खाली होगी और इस जगह को भरने के लिए ऊपर की वायु नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर यह कंडीशन बनती है, वो प्रतिचक्रवातीय कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में हमेशा प्रतिचक्रवातीय कंडीशन जहाँ बनेगी वहाँ आकाश हमेशा साफ रहेगा, वहाँ पे वर्षा की कमी ही देखने को मिलेगी। जहाँ पे लो प्रेशर का केंद्र है वहाँ पर चक्रवातीय दशा बनती है, यानी जिसके केंद्र में लो प्रेशर और चारों तरफ उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर हो तो वहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर हमेशा चक्रवातीय कंडीशन बनेगी। और चक्रवातीय कंडीशन जहाँ बनती है वहाँ पे आंधी आती है, तूफान आता है, वर्षा आती है। तो सारी घटनाएं, सारी जो भौगोलिक घटनाएं हैं वो कहाँ पर निर्मित होती है? चक्रवातीय कंडीशनों पर, जहाँ पर लो प्रेशर का केंद्र हो यानी निम्न वायुदाब का केंद्र हो। तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर आकाश साफ होने का मतलब है इस उच्च वायुदाब वाला केंद्र का होना। ठीक है, इस जगह पे तापमान भी ज़्यादा है, इस जगह पर तापमान भी क्या है? ज़्यादा है। और ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पे जो जलीय क्षेत्र हैं या भूमिगत जो जल है उसका वाष्पीकरण क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ गए बात? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जगह पे उच्च तापमान की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जबकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी क्या है? कम है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे जो वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर वाली, वो भी यहाँ पे अनियमित रूप में होती है। नियमित उसका कोई समय नहीं है, इसका कोई मात्रा नहीं है। अनियमित रूप से वर्षा कहीं पर हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है। तो यहाँ के जो वनस्पति हैं इस जगह की वो किस प्रकार की होगी? यहाँ पे वनस्पति होगी कंटीली झाड़ियाँ। कैसी होगी? कंटीली झाड़ियाँ, बबूल जैसी वनस्पति या खेजड़ी जैसी जो वनस्पति हैं, इस प्रकार के शुष्क वन इस प्रदेश में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर वर्षा की मात्रा या जल का अधिक मात्रा हो उस क्षेत्र में हमेशा वृक्ष बड़ी पत्ती वाले मिलते हैं, क्योंकि उनको वृक्ष या जल मिल जाता है। अगर जहाँ पे वर्षा की कमी होती है उस क्षेत्र में हमेशा वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होती हैं, क्योंकि वृक्ष जो हैं अपने भोजन को बचाने के लिए वो अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेता है और वहाँ पर उससे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कम होती है। ज़्यादा चौड़े पत्ते होंगे वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होगी, वहाँ उस पेड़ से निकलने वाली जो वाष्पीकरण की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि छोटे पत्ते वाले जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे कम वर्षा के कारण इस प्रदेश में हमेशा छोटी पत्ती वाले जो कंटीली जो वृक्ष होते हैं वो यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। कंटीली वृक्ष क्यों पाए जाते हैं? देखो, जैसे ये एक तना है, डाल है उस पेड़ की, ठीक है, इसमें से कुछ रंध्र होते हैं, जैसे यहाँ रंध्र हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ रंध्र है इस डाल में, ठीक है। अगर इस पेड़ को ज़्यादा वर्षा मिल रही है, अगर इसको ज़्यादा पानी मिल रहा है तो ये क्या करेगा? इन रंध्रों से अपने पत्तों को निकाल लेगा। क्या निकालेगा? अपने पत्तों को निकाल लेगा। समझ रहे हो बात? अगर इसको पानी कम मिल रहा है, समझ रहे हो बात, इसको भूमिगत जल कम मिल रहा है तो ये वृक्ष क्या करता है? उसकी जड़ें उस पानी को लेने के लिए गहराई तक चली जाती हैं। आप देखते होंगे कंटीली जो वृक्ष होते हैं, खेजड़ी वगैरह, इनकी जड़ें गहराई तक होती हैं, जबकि ये चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं, इनकी जड़ें ज़्यादा नहीं हो पाती। तो यहाँ पर इन रंध्रों को ये क्या कर लेते हैं? फिर इनको छोटी पत्ती के रूप में रखेंगे। ये कंटीले वृक्ष जो होते हैं, जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, और जो अपने रंध्र हैं इनको सिकुड़ लेते हैं। यानी ऐसे रंध्र भी होते हैं जहाँ से ये अपनी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करते, क्योंकि उस रंध्रों को ये क्या कर लेंगे? सिकुड़ लेंगे अपने इस जो तना है इसके अंदर नमी को बचाने के लिए। तो उस क्षेत्र के अंदर आप देखते होंगे रंध्रों के ऊपर ही कांटे लगे हुए होते हैं, वो कांटे उन रंध्रों का सिकुड़ना होता है, यानी उस पत्ती के स्थान पर ही वो कांटे होते हैं। तो आप कभी गौर से देखना, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके एशियाई प्रदेश के कि यहाँ पे वनस्पति कैसी होती है? कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। हम जीव जंतुओं की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर ऊँट हैं,
ठीक है। ऊंट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लंबे समय तक वो रह सकता है। यहाँ पे भेड़ प्रकार के जो जानवर हैं, याक हैं, इस जलवायु में जो पाले जाने वाले जो वृक्ष जो जानवर हैं वो हमें देख सकते हैं। ऊंट यहाँ पे पाला जाता है, भेड़ यहाँ पे पाला जाता है, याक जो होती है याक भी यहाँ पे पालते हैं, ठीक है। एंटिलो एक जानवर का नाम है, वो भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फसलों का जो उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में फसलों का उत्पादन बहुत ही कम होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पशुओं को लेकर चारागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं। यहाँ पे कृषि की जो पैदावार है वो कम है, वो अपना गुजारा किससे करते हैं, पशुपालन से करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो भटकते रहते हैं पशुओं को लेकर के उसको चारागाह की तलाश में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इसके उपविभाग कौन से हैं। उपविभाग में हम देख सकते हैं, एक तो अफ्रीका का जो सहारा जो मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर ये सहारा मरुस्थल है। इसका जो ये पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग पे तो ये वर्षा हो जाती है, लेकिन इस पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते ये पौने अपनी आर्द्रता को खो देती हैं। तो पश्चिमी भाग में यहाँ पर इस पश्चिमी सहारा प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु है, यानी इस जलवायु में ही ये आता है पश्चिमी सहारा प्रदेश। यहाँ रेगिस्तानी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। यहाँ पर रेगिस्तानी जलवायु है और शुष्क जलवायु। यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो शुष्क प्रकार की वनस्पति होंगी, यानी रेगिस्तानी प्रकार की यहाँ पे वनस्पति देखने को मिलेगी। यहाँ का तापमान कैसा है, ऊंचा है। ऊंचा क्यों है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री वाली रेखा है। 0 डिग्री रेखा के ऊपर यहाँ पर इस क्षेत्र में देखेंगे तो कर्क रेखा है और यहाँ से मकर रेखा जाती है। तो इस कर्क रेखा पे हमेशा तापमान ज़्यादा पड़ता है। 0 डिग्री पे कम पड़ने का कारण क्या है, यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा का होना। यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा है 0 डिग्री पे, लेकिन प्रतिदिन वर्षा होने की वजह से यहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा होने की वजह से तापमान कम रहता है। जबकि इस भाग में यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर तापमान ज़्यादा है और वाष्पीकरण की क्रिया भी ज़्यादा है, वर्षा की मात्रा कम है। तो यहाँ पे जो रेगिस्तानी प्रदेश बने हैं वहाँ पे तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। कैसा रहेगा, ऊंचा रहेगा। इस क्षेत्र में वर्षा की भी कमी है, वर्षा भी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे जो खेती की जाती है कुछ मात्रा में वो खजूर की खेती की जाती है। किसकी की जाती है, खजूर की खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम कहें तो यहाँ पर पश्चिमी जो सहारा है ये, ठीक है, नोट लगा के लिख लेना। पश्चिमी सहारा में जो धरातलीय भाग होता है, जो चट्टानी भाग होता है, उस चट्टानी भाग से निर्मित जो धरातल है उसको यहाँ पे हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमादा। यानी इस पश्चिमी भाग में धरातल जो चट्टानों से बना हुआ धरातल है, उस चट्टानी धरातल को यहाँ पे क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर ही नील नदी घाटी। यहाँ पर नील नदी घाटी है। उस नील नदी की बात करें तो ये सहारा के पूर्वी भाग में है। ये सहारा मरुस्थल है। इस सहारा का ये तो पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया। तो पूर्वी भाग जो होता है सहारा का, वहाँ पे नील नदी हम देख सकते हैं। किसमें, एक तो लीबिया में। लीबिया यहाँ पे एक देश है। इस क्षेत्र में ये जो भाग है यहाँ पे लीबिया है, यहाँ पे मिस्र है, ठीक है। तो लीबिया में और मिस्र में, यहाँ दोनों जगह पे हम देख सकते हैं, दोनों में रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसके अंदर नील नदी बहती है। यानी यहाँ पे प्रमुख नदी कौन सी है, नील नदी है। और इस नदी द्वारा यहाँ पे फसलों का अधिक उत्पादन किया जाता है। अगर ये नील नदी नहीं होती तो ये क्षेत्र भी शुष्क क्षेत्र में आता, ठीक है। तो नील नदी के द्वारा फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। उपजाऊ मैदान हो गया किसके कारण, नील नदी के जलोढ़ मृदा के कारण, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक निवासित हो गई, यानी अपने अधिवास स्थापित कर लिए। क्यों, जनसंख्या हमेशा नदियों के सहारे ही अपने अधिवास निर्मित करती है, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में तेल भी निकाला जाता है। तेल क्यों निकाला जाता है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, यानी यहाँ पे खनिज तेल प्रकार की जो खनिज हैं वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी एशिया की। एशिया वाला पार्ट है, ठीक है। एशिया का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर भी वर्षा कम है, यानी वर्षा की मात्रा क्या होती है यहाँ पर भी कम पाई जाती है। ऊंचा तापमान है यहाँ पे, ऊंचा
तापमान है। वही बात हो गई कर्क रेखा के पास वाले क्षेत्रों की, ठीक है, यानी बाहर से गुजरता है, अरब प्रायद्वीप के अंदर से निकलता है। तो अरब प्रायद्वीप के पास वाला जो क्षेत्र है यानी ईरान वाला, उस क्षेत्र में यहाँ पे दक्षिण पश्चिम एशिया में ऊंचा तापमान, वर्षा कम है और यहाँ पे पठारी धरातल होने के कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है। यहाँ का धरातल कैसा होगा? पठारी धरातल होगा, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल भरपूर मात्रा में निकाला जाता है। इस क्षेत्र में पेट्रोल भरपूर मात्रा में है और वनस्पतियाँ जो होती हैं बहुत ही कम मिलती है इस क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर वनस्पति कम है, यहाँ पे पठारी धरातल ज़्यादा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो वनस्पतियाँ कम है और पेट्रोल की जो सभ्यता है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यानी पेट्रोलियम की सभ्यता भी कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्षा कम, तापमान ऊंचा, धरातल पठारी है, पेट्रोल भरपूर मात्रा में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वनस्पतियाँ बहुत ही कम है और इस भाग को यहाँ पे पेट्रोलियम की सभ्यता कहते हैं। तो इस प्रकार का एक क्षेत्र यह हो गया। कौन सा क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं? हम बात करें उष्ण अफ्रीका एवं शुष्क एशियाई प्रदेश के अंदर। एक तो हमने बात की पश्चिमी सहारा की, एक बात की हमने पूर्वी सहारा की जो कि नील नदी घाटी है, और उसके बाद हमने बात की दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। इसके बाद में अरब सभ्यता के जो केंद्र हैं, अरब सभ्यता जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट है अरब सभ्यता, ठीक है। अफ्रीका के जो ये उत्तर पूर्व में यहाँ पे बना हुआ क्षेत्र है अरब सभ्यता वाला, ये एशिया के किस दिशा में है? एशिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, यानी एशियाई जो देश हैं जिसके अंदर ईरान, इराक जैसे जो देश हैं वो यहाँ इसमें शामिल हैं। यहाँ की जलवायु भी कैसी है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। कहाँ की? दक्षिण पश्चिम में जो अरब सभ्यता के केंद्र है यहाँ पर भी जलवायु कैसी होगी? शुष्क जलवायु होगी। गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी यहाँ पर पड़ती है और यहाँ वनस्पतियाँ जो देखते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तेल के प्रमुख भंडार यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हो इस क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप वाले में यहाँ पे क्या है? एक तो यहाँ पे शुष्क जलवायु है, एक यहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है। और वनस्पति यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कम वनस्पति है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करते हैं तुर्की मंगोल, एशिया का ही पार्ट है, तुर्की मंगोल सभ्यता के केंद्र। इसका अगर हम बात करें तो ईरान जो प्रदेश है, ईरान का जो पश्चिमी भाग है, ईरान यहीं पर है, ये ईरान वाला देश है, इसका पश्चिमी भाग, ठीक है। और तुर्की जो है, तुर्की कहाँ पर है? टर्की को ही तुर्की बोलते हैं ये वाला, इस क्षेत्र में। इस तुर्की का जो पठार है, टर्की है यहाँ पे, टर्की के पठार को यहाँ पे अनातोलिया कहते हैं, ध्यान रखना, अनातोलिया, अनातोलिया कह सकते हो या टर्की या तुर्की का पठार कह सकते हो, ठीक है। तो टर्की का जो पठार है या ईरान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग से लेकर के पूर्वी भाग जो कहाँ पर? मंगोलिया में, चीन का जो मंगोलिया है इस साइड में, वहाँ पे जो गोबी का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी उष्ण और शुष्क एशियाई क्षेत्र की हम बात करें तो शुष्क एशिया के अंदर यहाँ पे इस बेल्ट को हम ले सकते हैं। कहाँ से? ये वाला पश्चिमी ईरान का ले सकते हैं या ये अनातोलिया का पठार ले सकते हैं। यहाँ से लेकर के पूर्वी भाग में, और चीन का जो मंगोलिया देश है, चीन के पास में कौन सा देश है? मंगोलिया। और मंगोलिया के अंदर जो गोबी का मरुस्थल है, उस गोबी के मरुस्थल तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अंदर भी देशों की बात करें तो यहाँ पे अनातोलिया आ गया, एक ईरान आ गया, एक बलूचिस्तान आ गया, ये जो देश हैं, अफगानिस्तान आता है, कैस्पियन क्षेत्र आता है, तुरान की जो निचली घाटी है वो भी इसमें शामिल की जाती है। कौन कौन से हैं? वापस रिपीट कर रहा हूँ, अनातोलिया पठार, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे कैस्पियन और तुरान नदी है, उसकी निचली घाटी जो भी भूमि है उसके अंदर यहाँ पे इस क्षेत्र को यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पर अनातोलिया का जो पठार है वो सबसे ज़्यादा शुष्क रहता है। कौन सा? टर्की वाला अनातोलिया का जो पठार है वो सबसे ज़्यादा शुष्क रहता है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा होती है इस बेल्ट के अंदर वो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के रूप में, औसत रूप में होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। गर्मियों में तापमान ऊंचा मिलता है, गर्मियों में तापमान
ऊंचा मिलता है। और खनिजों की दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे तो तेल मिलता है, लोहा मिलता है, ठीक है, तांबा मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, यहाँ पे सीसा भी मिलता है। तो इस प्रकार के जो खनिज संपदा है इस बेल्ट में देखने को मिलती है। हमने क्या पढ़ा? उष्ण अफ्रीकी और शुष्क एशियाई प्रदेश। इसके अंदर हमने सबसे पहले अफ्रीका के उपविभाग देखे हैं, पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम जो एशिया है उसकी चर्चा की। अरब सभ्यता के केंद्र है और एक तुर्की मंगोल वाले, तुर्की का मतलब यह टर्की और मंगोलिया का मतलब मंगोल वो, ठीक है। इस सभ्यता के जो भी केंद्र हैं उसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं। तो ये हो गया आपका संसाधन प्रदेशों में उष्ण अफ्रीकी एवं शुष्क एशियाई प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में एक और बचता है मानसूनी एशियाई प्रदेश, उसकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे, धन्यवाद।